में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और मंगलवार का दिन भारतीय बाजारों में आज तेज़ी के नाम तो रहा, लेकिन जो तेज़ी थी वो इंटायरली आज शॉर्ट कवरिंग आप कह सकते हैं, क्योंकि आज अगर आप ब्रॉडर मार्केट्स में जाएंगे तो वहां पर एडवांस डिक्लाइन में हर एक शेयर तेज़ी के सामने दो शेयर मंदी में आपको दिखाई पड़ेंगे। करीब करीब 800-900 शेयर तेज़ी में थे और 1900 और 2000 शेयर ऐसे थे जो कि बिकवाली के साथ कामकाज कर रहा था। लेकिन फ्रंट लाइन इंडेक्स में ज़ोरदार तेज़ी थी और दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास तमाम इंडिसेस बंद होते हुए दिखाई पड़े। तो निफ्टी में आज तेज़ी थी, निफ्टी बैंक में आज थोड़ी बहुत तेज़ी थी, सेंसेक्स में बढ़िया तेज़ी थी, आईटी में ज़ोरदार तेज़ी थी। लेकिन ये तेज़ी इंटायरली आज तीन स्टॉक्स के ऊपर या फिर सेक्टर्स पे कह लीजिए। रिलायंस प्रोमिनेंटली करीब 3% की तेज़ी वहाँ से आ रही थी। आईटीसी जो कि 1.5-2% की तेज़ी दिखा रहा था, और आईटी ये जिसमें आईटी में इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक जैसे स्टॉक जो थे वो सब आज 2-2.5%, 1.5% की तेज़ी में कामकाज कर रहे थे। तो इनके बदौलत इंडेक्स में तेज़ी थी। निफ्टी बैंक करीब करीब 1% ऊपर 90.9 आप कह लीजिए, इसके दम पर बाजार में आज खरीदारी। तो थोड़ा बैंक का सपोर्ट, थोड़ा आईटी का सपोर्ट, हैवी वेट्स का सपोर्ट, जिसके दम पर मार्केट्स में अच्छा मूव आता हुआ दिखाई पड़ा। पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स करीब 1% की तेज़ी के साथ बंद हुआ। आईटी इंडेक्स करीब करीब 1% की तेज़ी के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। ब्रॉडर मार्केट्स में आज सेल ऑफ था, और सेल ऑफ में भी आप अगर कैश मार्केट के स्टॉक को देखेंगे तो वहाँ तो और ज़्यादा बिकवाली जो पिछले 3-4 दिन से लगातार चल रही है वो अभी भी प्रिवेल करते हुए दिखाई पड़ी। जहाँ पर नंबर्स का प्रेशर और नंबर्स के दम पर मूवमेंट आता हुआ दिखाई पड़ रहा था। बालकृष्ण आज फिर लगातार दूसरा दिन जबकि हैवी सेल ऑफ वहाँ देखने को मिला फर्स्ट हाफ में। इसके अलावा इंडिया बुल्स रियल एस्टेट एक और बार आज करीब 10-11% वो भी टूटता हुआ दिखाई पड़ा खराब नंबर्स के बाद। डिलीवरी आज सुबह नंबर्स के बाद 3-3.5% के आसपास की बिकवाली वहाँ पर देखने को मिल रही थी। ग्लेन मार्क में लगातार दूसरा दिन जबकि तेज़ी थी। सिटी यूनियन बैंक नंबर्स के बाद करीब 4%, 4.5%। एफ&ओ का टॉप गेनर इनफैक्ट बनकर आज वो बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। न्यूज़ फ्लोज वाले शेयरों में कुछ ऐसे नाम जहाँ पर मूव था। अर्निंग्स में ओएनजीसी अवेटेड है सो फार। सीमेंस के नंबर्स तो ठीक, लेकिन ऑब्वियसली बात है वो ऑलरेडी बड़ा हद तक तेज़ी डिस्काउंट करके बैठा है। प्लस जो नंबर्स बाकी आए हैं उसमें बाटा अभी बाकी है, वेटेड नंबर है उसका भी, लेकिन मेजरली कैपिटल गुड्स स्पेस के नंबर ज़्यादातर सारे डिस्काउंटेड ही हैं। तो उसके आधार पर आप मान सकते हैं कुछ नंबर्स ऑलरेडी तेज़ी में थे तो डिस्काउंटिंग थी, तो वहाँ बिकवाली भी आते हुए दिखाई पड़ी। नंबर्स का प्रेशर है करीब, इसीलिए मिड कैप का सेल ऑफ, स्मॉल कैप का सेल ऑफ वो नंबर्स के ऊपर हावी पड़ रहा है। तो ज़्यादा बिकवाली मार्केट में आप देख रहे हो डिस्पाइट अच्छे नंबर्स के भी, तो रिएक्शन उस तरह से आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा कोई फायरवर्क नहीं था मार्केट में, सिलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर मूव था। स्पेशली एफ&ओ साइड पे आपको ज़्यादा एक्टिविटी दिखाई पड़ेगी कैश मार्केट के कंपैरिजन में। तो लाइक वाइज वहाँ पर ज़्यादा कामकाज होता दिख रहा है आज का दिन, क्योंकि अर्निंग्स का लास्ट डे है। रफली 800-900 शेयर ऐसे हैं जो कि आज अर्निंग्स देंगे अपनी, तो उन अर्निंग्स पे मार्केट इसलिए बहुत क्रूशली नज़र बना कर रखे हुए किस तरह की अर्निंग आती है। न्यूज़ फ्लोज में एक वो आईटीसी का और खबर आया था कि सरकार अपनी हिस्सा नहीं बेचेगी, 7% के आसपास जो स्टेक है सूटी के थ्रू उसको अभी नहीं बेचा जाएगा, तो जिसके दम पर बाजार में एक रिएक्शन आया और आईटीसी डे हाई के आसपास जाकर कहीं बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। एक स्पाइक उसी खबर के चलते यहाँ पर देखने को भी मिला। जी एंटरटेनमेंट एक और ऐसा नाम जो कि आज प्रेशर में रहा नंबर्स के बाद। एक और न्यूज़ फ्लो ये भी है कि इसकी जो एनसीएलटी की हियरिंग है वो मार्च के फर्स्ट वीक में, मतलब ऐसा अनुमान है कि शायद 9 मार्च के आसपास कहीं ये एनसीएलटी की हियरिंग होते हुए दिखाई पड़े, तो उस लिहाज से भी आपको नज़र बना के स्पेस पे रखनी होगी। चलिए, अब एक फाइनेंशियल एक्सपायरी भी थी तो आज उसका भी एक ट्रिगर काम करके गया ये तमाम बैंकिंग, बैंक निफ्टी या फाइनेंशियल रिलेटेड स्टॉक्स के अंदर, जिसके दम पर भी यहाँ पर मूव देखने को मिला। ओके, अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और कुछ सवालों पर बातचीत कर लेते हैं। ये बात सही है, हाँ निक्सर नंबर्स वीक और नंबर्स के साथ साथ कमेंट्री भी वीक, जिसका रिएक्शन आज आप देख रहे हैं। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग वीकनेस थी स्टॉक में, इसीलिए साल के निचले स्तरों को हिट करता हुआ दिखाई पड़ा। स्पेंसर के नंबर अभी लास्ट आवर में आए हैं, लेकिन जो नंबर्स देखे वो तो वीक दिख रहे थे मुझे। सीक्वेंशियल बेसिस पे घाटा बढ़ा है, बट कमेंट्री का मुझे आइडिया नहीं है कि पीपीटी मैंने देखा नहीं, तो मैंने तो सिर्फ कंसोलिडेटेड बेसिस पे नंबर देखे थे। करीब करीब 62 करोड़ रुपए के आसपास घाटा आया था, लेकिन वो रेवेन्यू फ्लैट के सामने था, तो शायद कुछ एडजस्टमेंट भी हो सकता है। सो अभी कुछ भी कहना मुश्किल है, कुछ देर पहले नंबर आए तो एक वेट कर लीजिए सेकेंड हाफ, या कुछ कमेंट्री या कॉन कॉल्स हो जाएं, उसके बाद कुछ भी टिप्पणी करना ज़्यादा आसान होगा, एटलीस्ट अभी के कंपैरिजन में। नीरज जी का सवाल, मिड कैप शेयर फॉर लॉन्ग टर्म बिलो 50 रुपीज़। मतलब आशीष ने माइक नहीं लगाया हुआ, मेरे बगल में बैठे, वरना से मैं पूछ लेता 50 रुपये के नीचे का कोई मिड कैप स्टॉक। सब अच्छे हैं, बुरा कुछ नहीं। नहीं, 50 रुपये नीचे क्यों? आपको लेना है तो लो। नहीं, 50 रुपया नहीं आई, कहाँ लगे? तुम्हारी आवाज़ तो बिना उसके भी आ रही है।
देखो 50 रुपए के नीचे का गणित मुझे कभी समझ में नहीं आया आज तक कि क्यों 50 रुपए के नीचे, और अगर 50 रुपए के नीचे तो बाजार उसे वैसी वैल्यू दे देता 50 रुपए के नीचे आता क्यों वो। एनीवेज, तो सर मिड कैप क्वालिटी अगर आप अश्योर कर रहे हैं तो क्वालिटी कम्स विद अ प्राइस, तो एटलीस्ट उस प्राइस की इम्पोर्टेंस समझिए। कोई भी कंपनी अच्छी है तो उसकी वजह है कि उसके प्राइस को इतना प्रीमियम दिया जा रहा है, अदरवाइज़ कोई शौक नहीं है बाज़ार को इतना महंगा प्राइस देने का किसी को भी। इट इज़ बिकॉज ऑफ द वैल्यू जो अपने साथ रखती है। TCS 3500 रुपये की कंपनी, इट इज़ ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ इक्विटी एज वेल, लेकिन साथ साथ प्रीमियम भी कमांड करेगी ना TCS होने का, तो वो भी एक वजह रहती है। सो 50 रुपये के अंदर मत बंधिए। अगर अच्छी मिड कैप ढूंढ रहे हैं तो अच्छी मिड कैप ही ढूंढिए। आप इन चक्करों में मत पड़िए कि वो 50 रुपये का है, 100 रुपये का, 150 रुपये का, 200 रुपये का, उसकी कोई खास रेलेवेंस नहीं है। इंस्टेड आप मिड कैप की अच्छी क्वालिटीज़ ढूंढते रहिए, वो आपको आराम से मिल जाएगी सस्ते दामों पर, उनको आप तवज्जो दीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। पतंजलि के केस में सर 880 इज़ द क्रूशल सपोर्ट जोन, जो आज सुबह किसी कॉलर शो में हमारे गेस्ट बता रहे थे कि 880 के आसपास अगर ये मिल जाए तो ज़्यादा बेटर है, वो सपोर्ट जोन है। और हर बार घूमा भी वहीं से, या 870, 880, 885 जोन से, तो एटलीस्ट इनको आप ध्यान रखिएगा इस जोन को। अदरवाइज़ नंबर्स के हिसाब से तो काफ़ी वीकनेस थी, इस क्वार्टर के नंबर वीक थे। कॉन्ट्रा जैसे विल्मर के नंबर अच्छे थे, लेकिन पतंजलि का नंबर वीक आते हुए दिखाई पड़ा सीक्वेंशियल बेसिस पर, वॉल्यूम ग्रोथ में भी और अदरवाइज भी, प्रॉफिटेबिलिटी फ्रंट पर भी। तो इसलिए शायद मार्केट ज़्यादा अपबीट हुआ है इसके ऊपर, लेकिन ऑलरेडी बहुत हद तक टूटा हुआ है। केवीएट ये है कि 82% स्टेक है अभी प्रमोटर के पास, 7% ऑफलोडिंग पॉसिबल है गोइंग फॉरवर्ड, और पिछली वाली ऑफलोडिंग जो थी वो 600 रुपये की रेंज में रखी गई थी, तब शेयर का दाम 800 रुपये था। अब वापस हम 900 रुपये हैं, तो अगर ऑफलोडिंग होती है तो ऊपर के लेवल पे ही होनी चाहिए। तो ये एक चीज़ तो है, बाकी विद नंबर्स गोइंग फॉरवर्ड क्लियर होता जाएगा, लेकिन नंबर वीक थे। 880 क्रूशल जोन है, इसके ऊपर आप नज़र रखेंगे। अदानी विल्मर केस में अनवर साहब कुछ भी कहना मुश्किल है, मतलब क्योंकि जिस तरह से मार्केट टूटा है या जिस तरह से न्यूज़ फ्लोज हैं स्पेस के अंदर। गाबा सर से जब बात हुई थी अभी 2 दिन पहले किसी कॉलर के ऊपर, तो उन्होंने एक ही बात बोली थी कि जब तक नंबर क्लियर ना हो, जब तक सर्किट ना रुके, या जब तक न्यूज़ फ्लोज ना थमे, तब तक एटलीस्ट आप इसे अवॉइड कर दीजिए। चाहे अदानी पावर हो, विल्मर हो, टोटल हो, पोर्ट हो। एसेट वाइज एटलीस्ट ये 3 कंपनियां जो मार्केट मानता है कि अंबुजा, पोर्ट एंड विल्मर, ये 3 कंपनियों के कैश फ्लोज हैं फिर भी इन कंपैरिजन टू बाकी ग्रुप कंपनीज। तो ये पार्ट अगर आप देखना चाह रहे हो तो ये इसके प्रोज हैं। कौन सी है कि जब तक न्यूज़ फ्लोज आ रहे हैं कुछ नहीं कह सकते आप, क्योंकि लगातार न्यूज़ फ्लोज बने हुए हैं इस ग्रुप में, और न्यूज़ फ्लोज का इम्पैक्ट स्टॉक लोअर सर्किट्स पर लग रहे हैं। सो जब तक न्यूज़ फ्लो नहीं थमता तब तक एटलीस्ट आप वेट एंड वॉच इज़ अ बेटर ऑप्शन। Is it good idea to make profit of portfolio of monopoly and major gap with runner in terms of market cap like Titan? सौरभ सर, जो आपने नाम लिए हैं ये ऑलरेडी ए क्लास कंपनीज हैं, मतलब बेसिकली सभी इंडेक्स में हैं। चाहे आप टाइटन देख लीजिए, TCS देख लीजिए, दोनों इंडेक्स में, पीडीलाइट एंड कमेंस ऑब्वियसली, ये दीज आर द बेस्ट इन देयर बिजनेस। तो बेस्ट इन देयर बिजनेस को अगर आप लेते हो तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना हो कि वो हमेशा बहुत तेज़ नहीं मतलब भागेंगे, लेकिन वो एटलीस्ट 10-15% रिटर्न आपको साल का दे ही देंगे। बीट HDFC बैंक, ICICI बैंक, SBI, मतलब द हुज हू ऑफ द बिजनेस, क्योंकि उनके वो ग्रुप्स अच्छे हैं, वो कंपनीज अच्छी हैं, तो उनमें आप कोई मतलब सेफ टू अज्यूम है कि वो इतना पैसा तो बना के दे ही देते हैं। तो आमतौर पे टाइटन, पीडीलाइट, इनके केस में क्या है कि टाइटन, पीडीलाइट थोड़े वैल्यूएशन महंगे हो सकते हैं, एशियन पेंट के, टाइटन के, पीडीलाइट के, वो एडजस्टमेंट कर सकते हैं अपने वैल्यूएशन को कि वो अब तक 36%, 38% रिटर्न देते आ रहे थे, घट के वो 24-25% हो जाएगा विद टाइम, एक आध साल नहीं देगा। लेकिन वो स्टेबल बिजनेस है जिनमें आप पैसा डाल के एटलीस्ट परेशान नहीं होगे, किसी भी फॉल में उन्हें आप आराम से ऐड कर सकते हो। सो इन कंपनीज़ को आप फॉल में ऐड करो, वो ज़्यादा बेटर है इंस्टेड ऑफ आउट राइटली फोमो में फंस के लेने का। लेकिन कहीं आपको नीचे मिल जाए तो ऑब्वियसली बात है, दे आर द बेस्ट बिजनेस टू ओन। तो अगर आप बिज़नेस के हिसाब से सोच रहे हो और आप ये सोचते हो कि नहीं लॉन्ग टर्म मेरा विज़न है, मुझे कोई ऐसा इशू नहीं है, तो आप आराम से इन्हें ओन कर सकते हो, तो आपको इतना शायद चैलेंज ना हो। TCS जैसी कंपनी 2900 रुपये में वॉज अ बेस्ट बाय। इन्फोसिस लाइक वाइज, एटलीस्ट IT की, एशियन पेंट 2500 के आसपास, पीडीलाइट 2500 की रेंज में, जो ब्रोकरेज हाउसेस के वर्स के टारगेट्स थे वही, DB स्लैब इवन। तो इस तरह के निफ्टी की या गुड क्वालिटी स्टॉक्स पे अगर आप बेट करना चाहते हो तो ऑलवेज अ गुड एसेट टू ओन, तो उसके हिसाब से भी आप उन्हें देख सकते हो। ओके,
फाइज़र केस में अग्रवाल साहब वेट कर लीजिए, क्योंकि वैसे भी ये थोड़ा स्लो मूविंग स्टॉक है, मतलब ऐसे नहीं जॉम्बी स्टॉक बोलते हैं इसको यूएस में, तो थोड़ा स्लो तो चलता ही है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। बट डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक है तो एटलीस्ट डिविडेंड तो देगा ही, इन केस ये नहीं भी आपका कैश जनरेट कर पाए, बहुत अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब अप्रिसिएशन ना दे पाए कैपिटल में तो। और लाइक वाइज नंबर्स को भी 1-2 क्वार्टर रिव्यू कर लीजिए, उसके बाद कोई कॉल लीजिएगा। एक तरफा चले भी थे उस टाइम पर, कोविड टाइम पर, तो थोड़ा सा ईज आउट होने की ज़रूरत भी है, तो थोड़ा हो रहे हैं अगर, तो एटलीस्ट आप समय दीजिए और नंबर्स के ऊपर क्रूशली नज़र बना के रखिएगा। होल्डिंग क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर्स एंड आदित्य बिरला एएमसी फ्रॉम हायर लेवल, व्हाट शुड आई डू? करण सर, आदित्य बिरला एएमसी पे तो कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि तो आए हुए अभी कितना समय हुआ है इसको, तो इसकी तो हिस्ट्री भी इतनी नहीं क्लियर, और एएमसी वैसे ही परफॉर्म नहीं कर रहे, निपॉन, एचडीएफसी लाइफ और ये एचडीएफसी एएमसी निपॉन और ये, सो थोड़ा टाइम तो आपको यहाँ देना ही पड़ सकता है। अब रही बात क्रॉम्पटन ग्रीव्स की, तो सर सीजी पावर मुझे ज़्यादा बेटर लगता है एटलीस्ट क्रॉम्पटन के कंपैरिजन में, क्योंकि वहाँ मैनेजमेंट की पेडिग्री बहुत अच्छी है। सीजी पावर वाज अर्लियर ओन्ड बाय क्रॉम्पटन ग्रीव्स ग्रुप, थापर ग्रुप, लेकिन विद टाइम हायर डेट की वजह से वो ग्रुप से वो कंपनी चली गई, और चली गई मुरुगप्पा ग्रुप के पास। और मुरुगप्पा ग्रुप सबको पता है किस तरह के रिनोन असेट्स ओन करता है, बी ट्यूब, ईआईडी पैरी, माफ़ कीजिएगा हरकुलस का कोरोमंडल, तो इस तरह की कंपनियाँ उनके पास हैं। तो उस तरह की कंपनियों के साथ अब सीजी पावर रखी जाती है, तो इसीलिए वो पेडिग्री चेंज होने की वजह से वो ज़्यादा बेटर प्रीमियम कमांड करती है। तो नीचे कहीं सीजी पावर मिल जाए वो ज़्यादा बेटर है क्रॉम्पटन ग्रीव्स के कंपैरिजन में एटलीस्ट। यू कैन एवरेज जेके सीमेंट 2400 रुपये की रेंज में, फाइज़र थोड़ा 3200 की रेंज में, और दीपक 1800 की रेंज में। शिनॉय साहब, आप ऐसे कॉल ले सकते हो। बेटर इन तीनों में सबसे ज़्यादा जो जल्दी पोटेंशियल लगता है वो जेके सीमेंट लगता है मुझे। उसमें एक ऑब्वियस बेट इसलिए कि श्री सीमेंट की जो कैपेसिटी है और जेके सीमेंट की जो कैपेसिटी है उसमें डबल का अंतर है। श्री डबल है, जेके हाफ है, और श्री सीमेंट की इक्विटी और जेके सीमेंट की इक्विटी में हाफ का अंतर है। श्री सीमेंट की इक्विटी हाफ है और जेके की डबल है। तो अगर इसी को एडजस्ट कर दूं कि बाज़ार वही वैल्यू देगा, तो जेके को भी बढ़िया वैल्यू मिलनी चाहिए आइडियली, और कंपनी है डोमिनेंट प्लेयर है, तो उसके हिसाब से लग रहा है कि शायद वैल्यू मिलनी चाहिए। तो लाइक वाइज टाइम ले सकता है, 1-2 क्वार्टर के नंबर थोड़े बेटर हो जाए तो, लेकिन समय के साथ मूव आएगा, तो आपको टाइम देना पड़ सकता है, लेकिन क्वालिटी है एटलीस्ट जेके। फाइज़र भी ख़राब नहीं है, मल्टीनेशनल कंपनी की, इंडियन नाम है, बट स्लो मूवर है। और रही बात दीपक की, तो ऑलरेडी बड़ी तेज़ी दिखा चुका है, तो उसका डिस्काउंट पकड़ रहा है अपना, तो अकॉर्डिंगली आपको यहाँ कॉल लेने होंगे तीनों में। बालकृष्ण केस में सर नंबर्स को वेट कर लीजिए, उसके बाद ज़्यादा बेटर। एचयूएल, नेस्ले, ब्रिटानिया में पूरे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में अगर आप जाओगे तो आपको दिखेगा, देखिए फूड पोर्टफोलियो में आता है नेस्ले, एफएमसीजी पोर्टफोलियो में आता है एचयूएल, और फूड की सेकंड पोर्टफोलियो में आता है ब्रिटानिया। नेस्ले सबसे बड़ा प्लेयर है, डोमिनेंट है मल्टीपल प्रोडक्ट के हिसाब से, डेयरीज एंड ऑल में। ब्रिटानिया के केस में करीब 32% के आसपास मार्केट शेयर है कन्फेक्शनरी स्पेस के अंदर, पुरानी हिस्ट्री है, और 2 मल्टीनेशनल है जो बेसिकली आपने उठाए हैं, एचयूएल और नेस्ले दोनों मल्टीनेशनल है, ब्रिटानिया से डोमेस्टिक कंपनी। सो डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक में नेस्ले 100 रुपया, 150 रुपया डिविडेंड है, एचयूएल के केस में 20 रुपया डिविडेंड है शायद, और ब्रिटानिया भी 100 रुपये। डिविडेंड यील्ड सबसे अच्छी ब्रिटानिया की है। सो सबके अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। आप एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं, बट तीनों ही इज़ अ क्लास, तो आप तीनों में से कोई भी पिक कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। टॉप हाई 5 डिविडेंड्स यील्डिंग स्टॉक्स टू मी। सर हाई डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स में या तो मेजरली पीएसयू आता है, आईओसी एंड एनएमडीसी, नाल्को, इनके हैं यील्ड्स। या मेटल में अगर आप प्राइवेट में जा रहे हो तो सबसे ऊपर वेदांता आता है, लेकिन वो भी मेटल में तो साइक्लिकल मूव में आएगा। हिंदुस्तान जिंक है, वो भी डिविडेंड पेइंग स्टॉक में आता है, उसका भी लेकिन मेटल है। देन नॉन साइक्लिकल में आएंगे अगर आप, तो आपको मिल सकता है इधर ओरेकल है, करीब 6% के आसपास का यील्ड उसका है, 200 रुपया डिविडेंड के हिसाब से। वीएसटी इंडस्ट्री देता है करीब 100 रुपया, 150 रुपये डिविडेंड उसका है, वो भी लेकिन साइक्लिकल में नहीं है, तो वहाँ पर भी 5-6% मिल जाए। गुडियर है 800-900 रुपया, 800-125 रुपये डिविडेंड देता है 1000 रुपये के शेयर पे, 8-9% का यील्ड वहाँ बैठता है। तो ये कुछ नाम है जिनको आप देख सकते हो सिलेक्टिव। लेकिन जब आप ऐसा सोच रहे हो कि डिविडेंड यील्ड ना हो, तो एटलीस्ट डिविडेंड यील्ड सोच रहे हो तो ये ध्यान रखना कि वो कंपनियां ग्रोथ नहीं दिखाएंगी स्टॉक में कंपेरेटिवली। तो अगर आप ग्रोथ की उम्मीद लगा रहे हो तो डिविडेंड सेक्रीफाइस करोगे, अगर आप डिविडेंड की उम्मीद लगा रहे हो तो ग्रोथ सेक्रीफाइस करोगे, तो कॉल आपको उन दोनों के हिसाब से ही लेना होगा। HDFC लाइफ में बोला, एवरीवन वाज सेइंग दैट इंश्योरेंस विल डू गुड इन 2023, सडनली ह्यूज लॉस, दिस रिकवर फ्रॉम। विश्वास साहब, वो एक न्यूज़ आई थी जो बजट में कि 5 लाख की पॉलिसीज़ के ऊपर टैक्सेशन लगेगा,
और उसमें HDFC लाइफ का करीब 12 से 13% के आसपास के रेवेन्यूज जनरेट करते हैं, जिसकी वजह से स्टॉक ने बहुत मेजर डिसरप्शन दिखाया। बाकी कंपनियों में LIC का करीब 1 से 2% रेवेन्यू आता है और SBI लाइफ का भी 3 से 4% आता है। सबसे बड़ा प्लेयर उसमें HDFC लाइफ है, जिसकी वजह से इशू है। तो एक पक्ष तो ये कहता है कि उसकी वजह से इम्पैक्ट आएगा, और वो इम्पैक्ट आ भी चुका है। दूसरा पक्ष ये कहता है कि अगर वो इम्पैक्ट आएगा भी तो 1 अप्रैल 2023 से आएगा, इस साल तो नहीं आएगा। तो 1 अप्रैल 2023 के बाद के जो रिजल्ट्स होंगे उनमें आएगा इसका इम्पैक्ट। और इस बार के क्वार्टर के नंबर बेटर होंगे, क्योंकि पॉलिसीज़ ईयर एंडर की वजह से लोग ज़्यादा बाय करते हैं अपने टैक्सेशन बचाने के लिए। सो वो कंपनी खुद भी कह रही है कि Q4 के नंबर उनके बेटर आएंगे, तो रिकूप तो हो जाना चाहिए। बाकी क्वालिटी पेडिग्री है पीछे HDFC की निफ्टी का स्टॉक है, तो आप आराम से बने रह सकते हो, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। नीचे आप बाकी देखो तो अगर एवरेज भी कर सकते हो 580 के आसपास या 480 के आसपास कहीं आपको मिल जाए तो। और नायका मलिक सर, इस पे तो मैं पहले दिन से वही टिप्पणी कर रहा हूँ कि मतलब मेरी अंडरस्टैंडिंग जो है, लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग, वो बियॉन्ड है उससे ये सभी स्टॉक, चाहे जोमेटो, नायका और पेटीएम तीनों ही। क्योंकि इस तरह के 20 करोड़ के 9 महीने के प्रॉफिट के ऊपर आपको बाजार 40,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप दे रहा है, पता ही नहीं क्यों। क्योंकि 200 का मल्टीपल नहीं, 1000 का मल्टीपल आ रहा है इसका। 1000 का मल्टीपल कहीं से भी रीजनेबल नहीं है इंडिया में। अब तक तो नहीं हुआ हिस्ट्री में कि 300 से ज़्यादा मल्टीपल किसी ने बाजार का दिया हो, पिछले 10-1 साल में तो नहीं हुआ, आगे पता नहीं कैसे देगा। लेकिन जब तक इसमें इतना मासिव इक्विटी डाइल्यूशन है 1, जब तक इसमें इतना बड़ा प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बढ़ता 2, और जब तक इसमें नई इक्विटी छूटती रहेगी, रेवेन्यूज़ डिक्लाइन होते रहेंगे 3, तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। लाइक वाइज फॉर जोमेटो, लाइक वाइज फॉर ऑल द लॉस मेकिंग स्टार्टअप्स जिनकी इक्विटी इतनी बड़ी है, मतलब 200 करोड़ शेयर है बाजार में, 220 करोड़ जोमेटो के, जिनको सोर्स करने के लिए लॉस है, प्लस उधर पेटीएम में 70 करोड़ की इक्विटी है, उसमें भी लॉस है। सो जब तक इक्विटी सोर्स करने के लिए है खड़ी हुई और लॉस भी है साथ में, तो कहना मुश्किल है। तो इसीलिए मतलब नंबर्स के बाद ब्रोकरेज हाउसेस का टारगेट 135-132 रुपये है, बाकी आप कॉल ले सकते हो अकॉर्डिंगली। SpiceJet एंड GMR दोनों ही शेख साहब, GMR के तो नंबर्स हैं शायद आज या कल में आने थे, मतलब कुछ हाउसेस ग्रुप्स में तो एक्यूमुलेशन की बातचीत हुई थी GMR में, बट डेट इज़ अ कंसर्न। और बाकी पता नहीं आप कौन से वाली की बात करो, 2 एडजस्ट हो चुके हैं इसमें। लेकिन SpiceJet के केस में सिचुएशन इज़ नॉट सो फार गुड, और 200 करोड़ रुपए की मांग को लेकर भी बातचीत चली रही है इनकी कंटिन्यूसली, और प्लस डेट भी एक कंसर्न है, नंबर्स भी वीक है, क्रूड भी हाई लेवल पर है। सो जाना ही चाहते हो तो एविएशन का बेटर पार्ट, यानी कि आप जाओ इंडिगो में, नंबर भी इस क्वार्टर के बेटर साइड पे देखने को मिले थे, तो एटलीस्ट वो एक बेटर ऑप्शन हो सकता है कंपेरेटिवली SpiceJet के। SpiceJet एक बड़ी तेज़ी दिखाई चुका है 110 रुपये के आसपास, वहाँ से करेक्ट होकर नीचे आया। सो एज ऑफ नाउ तो अभी आप अवॉइड ही करो दोनों स्टॉक्स को, अगर आपके पास हैं तो। मतलब अगर आपके पास हैं तो ऑब्वियसली बात है बने रहोगे, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो एटलीस्ट आप अवॉइड करो। वरुण सर, दोनों ही स्टॉक में, चाहे जी मीडिया हो या वेल्सपन इंडिया, मतलब अवॉइड ही करिए, ज़्यादा बेटर है। अगर आप टेक्सटाइल में जाना चाहते हो तो KPR मिल इज़ अ बेटर बेट, अच्छी कंपनी है वो, मतलब उसकी कैपेसिटी वाइज, सप्लायर वाइज, क्लाइंट वाइज वो एक अच्छा नाम है। ब्रोकर हाउसेस के नंबर भी अच्छे, मतलब टारगेट्स भी बड़े हैं उसके, और इस क्वार्टर के नंबर भी अच्छे आए थे, तो उसको आप देख सकते हो। लेकिन और मीडिया में तो सभी को पता है कि कोई पैसा खर्च बना नहीं आज तक, तो अवॉइड ही करो। आप बेटर ऑप्शन देख सकते हो एटलीस्ट दोनों सेक्टर के अंदर। ओके, लास्टली L&T फाइनेंस होल्डिंग एंड LIC की इसमें तो सर आप मतलब थोड़ा बहुत ऐड कर सकते हो। ऐसा तो कोई, मतलब एक सरकारी कंपनी है तो ऊपर तो इक्विटी छूटेगी आज नहीं तो कल, बट स्टिल क्योंकि अपने इशू प्राइस से नीचे है, नंबर इस क्वार्टर के ठीक थे, ऑलरेडी बीट एंड डाउन हो गया वो अदानी फियास्को में, तो ठीक है, एटलीस्ट होने के लिए बहुत कुछ नहीं है। रही बात L&T फाइनेंस होल्डिंग की, तो इसमें तो सेम रेंज ही चलती है, नीचे की तरफ 70 रुपये, ऊपर की तरफ 90, 95, 100 रुपया, 110 मैक्सिमम। तो उस रेंज के जिस हिस्से में आप फंसे हो उस पर डिपेंड करता है आप कैसे लेना चाह रहे हो, बेचना चाह रहे हो, अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर उसमें कॉल लेनी होगी। चलिए फिर अब इतने सवालों को मैं शामिल करूंगा। माफ़ी बहुत सारे लोगों से जिनसे आज हम बातचीत नहीं कर पाए, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछे। आपसे अब मुलाकात होगी कल बुधवार के दिन, और किसी भी निवेश से पहले आप अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले सकते हैं, और आप में से जुड़ सकते हैं @रिसर्च मिनट ट्विटर हैंडल है। नमस्कार।